बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। डाक बंगले में जब भी कोई नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता तो वो फौरन डाक बंगले में पहुंच जाता। न जाने उसे वहां आने वाले हर ऑफिसर में क्यों दिलचस्पी थी। उनके काम करना, दिन रात डाक बंगले में रहना और निहायत ही दिलजमी के साथ उनकी बातें सुनना जूनी का दिलचस्प मशगला था। शुमाली अफ्रीका का वो छोटा सा कस्बा था और करीब ही निहायत घना जंगल शुरू होता, जिसकी इंतहा का अभी किसी को पता नहीं था। उस जंगल के बिल्कुल शुरू में वो सरकारी डाक बंगला था जहां पर आने वाला फॉरेस्ट ऑफिसर ठहरता था। और जिस दिन किसी ऑफिसर ने आना होता वो दिन जूनी के लिए ईद जैसा होता। आए दिन ऑफिसर्स के तबादले होते रहते थे, इसलिए कोई भी अफसर ज्यादा अरसा वहां टिक नहीं पाता था। जूनी के लिए सब अफसर एक जैसे थे, सभी एक जैसे एहतराम के काबिल थे। वो न जाने क्यों उन सब के लिए अपने दिल में इतना नरम गोशा रखता था, वरना बाकी कबीले वाले तो जैसे डाक बंगले में आने वाले हर ऑफिसर के दुश्मन थे। और ये दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। उसके पीछे यकीनन कोई वजह थी और वो वजह क्या थी किसी को अभी तक मालूम नहीं था। जोन्स वाटसन अमीर तरीन खानदान का फर्द था। ग्लासेस के कारोबार ने वाटसन खानदान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। जॉन सार्क वाटसन का इकलौता बेटा था। उम्मीद थी कि वो अब अपने खानदानी कारोबार को संभालेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के बरअक्स जोन्स ने तालीम मुकम्मल करने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। सब हैरान रह गए, लेकिन उसे कोई भी कायल न कर सका। फॉरेस्ट ऑफिसर बनना उसका शौक था और वो अपने शौक की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करता था। बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर सेलेक्ट होने के बाद वो शुमाली अफ्रीका के उस छोटे से कस्बे में आ गया, डाक बंगले में रिहाइश एख्तियार की और पूरी ईमानदारी और दिलजमी से अपने फराइज अंजाम देने लगा। इस वक्त उसकी शादी अपने ही खानदान की एक लड़की शार्लेट से हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था रिकी वाटसन। उस कस्बे के तमाम लोग स्याफाम थे, एक जैसे नकूश। बास दफा जोन्स को समझ नहीं आती थी कि वो उन्हें किस तरह पहचाने, किस तरह अलग से शनाख्त करें। औरतें भी बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। वहां वो सबसे अलग थी, या फिर जोन्स को दिखती। शाहू उसका नाम था, बिल्कुल नो उम्र थी। जोन्स किसी और को पहचानता या नहीं, लेकिन शाहू को लाखों में शनाख्त कर सकता था। सफेद फामू से नफरत के बावजूद उसे वो अच्छा लगने लगा। शाहू को भी मालूम था कि इस पसंद का अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सके। एक दूसरे की जुबान से नावाकिफियत के बावजूद एक दूसरे की बातें बखूबी समझने लगे थे। ये शायद मोहब्बत की जुबान थी जो नावाकिफियत के बावजूद भी बआसानी समझ आ जाती है। रोज उनकी मुलाकातें होने लगी, लेकिन उन्होंने कभी अहलाकी हदूद पार करने की कोशिश नहीं की थी। जोन्स तेजी से उनकी जुबान सीख रहा था। शाहू की बहुत सी बातें उसकी समझ में आने लगी थी। वो जोन्स से शादी की ख्वाहिशमंद थी और जोन्स भी क्या चाहता था। उसने शाहू को सब कुछ बता दिया था अपनी बीवी बच्चे के बारे में। शाहू को भला क्या फर्क पड़ता, ये शायद वो अभी जज्बा रकाबत से नावाकिफ थी। शाहू से शादी करना आसान नहीं था, लेकिन उस कबीले में ये रिवाज था कि शादी में औरत की पसंद को तरजीह दी जाती थी, उससे जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। इसलिए शाहू की पसंद ना करने के बावजूद वो इनकार नहीं कर सकते थे। वो सफेद फामू से सख्त नफरत करते थे और अपने कबीले की औरत की शादी हरगिज किसी सफेद फाम से ना करते। लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनके कबीले की औरत
खुद करना चाहती थी और वो अपनी रिवायात से मजबूर थे। कभी ना कभी वो बदला लेते। शाहू से शादी के बावजूद कबीले वाले जोन्स को अपना दुश्मन समझते थे। उनकी आंखों में छुपी नफरत जोन्स को वाज़े नजर आती, लेकिन वो शाहू के शोहर को मार नहीं सकते थे। ये उनकी मजबूरी थी, तभी शाहू और जोन्स बेफिक्र थे। लेकिन ये बेफिक्री ज्यादा दिन कायम ना रह सकी। जोन्स उस अजीबो गरीब गार को देखकर हैरान रह गया। बहुत तंग सा गार था और आसपास की चट्टानों से पत्थर यूं निकले हुए थे जैसे किसी ने निहायत मुहारत से उन्हें तराशा हो। निहायत ही नोकदार, किसी छुरे की तरह जरा सी बेहतियाती मौत के मुंह ले जा सकती थी और वो पत्थर जिस्म के आर पार हो सकते थे। जोन्स उस सफेद फार्म को देखकर हैरान रह गया और सबसे ज्यादा हैरानगी उसे उन स्याह फार्मों को देखकर हुई थी जो अपने उस कस्बे के करता धरता थे जहां जोन्स की रिहाइश थी। जोन्स को किसी गड़बड़ का अंदेशा हुआ। वो एहतियात से उनके पीछे चलता हुआ उस गार तक पहुंचा। जब वो लोग उस गार में जाकर गायब हो गए तो जोन्स भी आहिस्तगी से उनके पीछे जाने लगा। काफी देर चलने के बाद उसे आगे रोशनी नजर आई। यकीनन यहाँ गार खत्म होता है, जोन्स ने सोचा। कुछ अनहोनी का एहसास उसके रगों पे में सनसनाहट दौड़ा रहा था, खौफ से नहीं बल्कि जोश से। गार का दहाना खत्म हो चुका था और आगे का मंजर निहायत होलनाक था। वो सब एक मुर्दा हाथी के पास खड़े थे जो निहायत ऊंची डील डोल का मालिक था। उसके सफेद दांत धूप में खूब चमक रहे थे और उन्हीं दांत को हासिल करने के लिए वो लोग उधर आए थे। और सबसे ज्यादा दुख की बात जिस बात ने जोन्स को पहुंचाया था वो ये थी कि वो हाथी कुदरती मौत नहीं मरा था, बल्कि उसे गोलियों से मारा गया था। हाथी के सर से बहता खून इस बात का गवाह था, गैर कानूनी शिकार हाथी दांत के लिए। जोन्स सदमे के जेरे असर खड़ा रह गया। उसे क्यों मालूम ना हो सका इन सब का। उसने फराइज में कोताही बरती या वो लोग हद से ज्यादा मुख्तार थे। इस बात पर कुड़ने का कोई फायदा नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ फौरी कुछ करना था ताकि वो हाथी दांत के हसूल के लिए उन मासूम जानवरों का शिकार ना करें। जोन्स इस वक्त तो वापस आ गया क्योंकि फिलहाल वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन बात के लिए वो अच्छी तरह सोचना चाहता था। उन दिनों शाहू, जो कि जोन्स की वाइफ थी, उम्मीद से थी। वो बड़ी खुश थी। खुश तो जोन्स भी था, लेकिन उसका जहन मुसलसल उन्हीं चोरों की तरफ लगा हुआ था। शाहू के इस्तफसार पर उसने सारी बात उसे बता दी और आइंदा का लाहे अमल भी। शाहू खौफजदा सी उसकी बातें सुन रही थी। वो किसी कीमत पर भी जोन को कुछ होने नहीं दे सकती थी, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकती थी क्योंकि वो उसके मिजाज को बखूबी समझ गई थी कि वो फराइज को हर हाल में पूरा करने वाला है। वो अपने कबीले वालों की सरशत से भी वाकिफ थी कि वो अपना बदला किसी सूरत छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी तो उनके दिल में इन दोनों की शादी का गुस्सा था, फिर जोन्स उनके काम में टांग उड़ाता तो वो उसे किसी सूरत ना बख्शते। वो सिर्फ सोच सकती थी, जोन्स को बाज नहीं रख सकती थी। जोन्स क्या कर रहा था शाहू को मालूम नहीं था। इतना जरूर हुआ कि वो एक बच्चे के वालिदैन बन गए। वो बच्चा जिसका नाम उन्होंने जोनी वास्टन रखा, न मुकम्मल सफेद फार्म था न स्याह फार्म। गंदमी माइल रंगत और खड़े नकूश उसे काफी पुरकशिश बनाते थे। जोन्स उस बच्चे को पाकर बहुत खुश था। इस दौरान वो 1-2 बार घर भी जा चुका था और घर वालों को अपनी शादी से भी मुतले कर चुका था। एक तूफान आया और गुजर गया। सबने बेदिली के साथ ही सही जोन्स की दूसरी शादी को कबूल कर लिया। जोन्स को अपने दोनों बेटों से बेहद मोहब्बत थी। रिकी अब 5 साल का हो चुका था और अपने बाप से बहुत मायूस था, बावजूद इसके कि जोन्स बहुत कम घर आ पाता। उसकी दूसरी शादी सबके जहन से महव होने लगी थी क्योंकि जोन्स ने उसके बाद कभी इस मौजू पर बात नहीं की। हाँ, उसके बेटे की पैदाइश का भी अभी किसी को मालूम नहीं था क्योंकि जूनी की पैदाइश के बाद जोन्स घर नहीं जा पाया था। जोन्स की कड़ी निगरानी के बावजूद अभी तक हाथी दान की कोई चोरी वारदात नहीं हुई थी। जूनी भी बड़ा हो रहा था। जोन्स अब उसके बारे में फिक्रमंद रहता था क्योंकि वो उसे और शाहू को उस माहौल से निकालना चाहता था, लेकिन उससे भी पहले वो हाथी दान की चोरी में मुलविस लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता था, जो बहुत आसान नहीं था। और फिर कुदरत ने जोन्स को एक मौका फराहम कर दिया।
उसने इत्फाकन सरदार लोगों की बातें सुन ली। कल वो सफेद फार्म आदमी फिर हाथीदान हासिल करने की गर्ज से आ रहा था और हाथीदान के बदले उन्हें असलहा फराहम करने वाला था, और ये बड़ा खतरनाक काम था। उनके पास असलहा आने की सूरत में जंगली जानवरों की खैर नहीं थी, और जॉन ये सब रोक देना चाहता था, और उसका सिर्फ एक ही तरीका था। बेशक वो तरीका कानूनी नुक्ता नजर से ठीक नहीं था, लेकिन जो लोग कानून जानते हुए भी अनजान थे, उनके साथ गैर कानूनी होना पड़ता है। वक्त मुकर्रर से पहले जोन्स उस जगह मौजूद था जहां लोगों की मुलाकात होनी थी। वो एक घना दरख्त था जहां पे जॉन मौजूद था। बहुत गौर करने पर भी नीचे खड़े लोगों को जोन्स नजर न आता, जबकि वो उनको बआसानी निशाना बना सकता था, जिसके लिए उसके हाथों में रिवॉल्वर दबा था, और वो ऐसे लोगों से निपटना बखूबी जानता था। बातों की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो चौकन्ने हो गया। वो लोग करीब आ चुके थे और किसी बात पर उनकी तकरार जारी थी, जिसका अंदाजा उसे उनकी तेज और ऊंची आवाजों से हुआ। जोन्स ने नीचे झांका। वो सफेद फार्म आदमी आ चुका था। 2 आदमियों के पास एक बड़ी सी पेटी थी जिसमें कुछ था। यकीनन वो असलहा होगा। जोन्स को ख्याल आया। वो सभी जगह रहे थे, और फिर एक गैर मुतवक्की बात हुई। सरदार ने अपने आदमी को आहिस्तगी से इंतबाह किया। इससे पहले कोई कुछ समझता, तलवार सफेद फार्म के पेट में उतर चुकी थी। वो आदमी फटी फटी आंखों से सरदार को देखता हुआ नीचे गिरकर मर गया। आंखें तो जोन्स की भी फटी की फटी रह गई, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि भेड़िए अक्सर अपनी पहचान भूल जाते हैं और भूख और झगड़े में एक दूसरे को खाने लगते हैं। हसकम जहां पाक, जोन्स ने ज़ेरे लब कहा, और अपनी मसजूबे को अमली जामा पहनाने का उसे मौका ना मिला। लेकिन एक और ख्याल उसके जहन में आया। वो आहिस्तगी से दरख्त से नीचे उतर आया और सरदार समेत दोनों आदमियों पर पिस्तौल तान लिया। वो जोन्स को यूं अपने सामने देकर हका बका रह गए। ये पेटी यहीं छोड़ो और यहां से जाने की तैयारी करो, वरना इस आदमी जैसा हशर तुम सबका भी हो सकता है। सरदार की आंखों में खून उतर आया। उसके आदमी जोन्स की तरफ लिपके, और इससे पहले कि वो उस तक पहुंचते, जोन्स की पिस्टल से 2 शोले निकले और वो दोनों जमीन बोस हो गए। सरदार खूनरेज निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा और उल्टे कदमों वापस पलट गया। पेटी काफी वजनी थी, लेकिन जोन्स ने किसी तरह उसे उठाया और लाशों की तरफ देखने लगा। मेरे ख्याल में तुम्हारा ठिकाना जंगली जानवरों का पेट ही होना चाहिए, ये कहकर जोन्स वहां से पलट आया। शाहू जोन्स से सारी तफसील सुनने के बाद काफी देर तक साकित बैठी रही। जोन्स बदला लेकर रहेगा तुमसे। यार फिक्र ना करो, मुझे अपनी हिफाजत करना आती है। फजूल में दुश्मनी मोल लेने का फायदा, वो अबदीदा होकर बोली। फजूल नहीं, ये मेरा फर्ज है। अच्छा, अब सोने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो सख्त नींद आ रही है। जोन्स ने मोहब्बत लुटाती नजरों से शाहू को देखा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। और उसी रात वो सब हो गया जिसका सोचकर शाहू हर वक्त खौफजदा रहती थी। सरदार के आदमी सोते हुए जोन्स को रस्सियों में जकड़कर ले गए। शाहू के चीखने चिल्लाने का उन पर कोई असर न हुआ, और जब तक जोन्स की लाश न आ गई वो आदमी मुसलसल शाहू की निगरानी करते रहे। शाहू पागल सी हो गई। अपने महबूब शोहर की अजियतनाक मौत उसके हाथों पर सवार हो गई। सरदार का बदला पूरा हो गया और जोन्स की मौत को एक हादसा करार दे दिया गया। किसी ने भी तस्दीक की जरूरत महसूस न की। जोन्स के घर वालों को झूठी रिपोर्ट देकर बहलाया गया, क्योंकि असल हकाइक का तो खुद सरकार को नहीं पता था। वक्त गुजरता गया। शाहू अब कुछ नॉर्मल हो चुकी थी। जूनी भी काफी बड़ा हो गया था, इतना कि हर बात आसानी से समझ आता। सरदार ने जबरदस्ती शाहू से शादी रचा ली। वो रोई तड़पी, लेकिन कुछ कर ना सकी, क्योंकि सिर्फ पहली शादी की आजादी होती है उन्हें। अगर किसी वजह से दूसरी शादी का मौका आए तो फिर उनको अपनी मर्जी की इजाजत नहीं दी जाती। शादी के बाद सरदार ने शाहू पर जुल्मों सितम की इंतहा कर दी। सारे कबीले वालों को जोन्स की वजह से बाद में आने वाले हर अफसर से नफरत हो गई थी, लेकिन जूनी को मालूम था कि इस बाप भी एक अफसर था। उस वजह से वो हर आने वाले अफसर में अपने बाप को तलाश करता। शाहू की जुबानी जोनी को हर बात मालूम थी। वो कबीले वाले को पसंद नहीं करता था, लेकिन उनके साथ रहने पर मजबूर था। वो अपनी मां पर जुल्म होते देखता तो तड़प उठता, लेकिन छोटा होने की वजह से कुछ कर नहीं सका। और फिर सरदार के जुल्म से थककर शाहू भी मौत के मुंह में चली गई। जूनी के लिए अब इस दुनिया में दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था।
सरदार भी बहुत उम्र रसीदा हो चुका था और जूनी अब जवान हो चुका था। एक दिन नया अफसर डाक बंगले में आकर ठहरा था, बिल्कुल जून और खूबसूरत और हंसमुख तबीयत का मालिक। जूनी को वो बड़ा ही अच्छा लगा, खासकर उसकी सुनहरी मुस्कुराती आंखें। मेरे बाप की भी आंखें इसी तरह होंगी, जूनी ने दिल में सोचा, क्योंकि शाहू ने उसे जोन्स के बारे में सब कुछ बताया था, हत्ता के आंखों का रंग भी। वो जूनी के साथ काफी मिलजुल गया। गंधमी रंगत और सुनहरी चमकती हुई आंखें लिए वो नौजवान बड़ा पुरकशिश था। यह तुम्हारी और मेरी आंखें काफी मिलती जुलती हैं। एक दिन उस अफसर ने बातों बातों में जूनी से कहा। जूनी ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसने कभी अपनी आंखों को देखा ही नहीं था। अपनी माँ की जुबानी उसे आंखों की रंगत का पता था। ऐसे हैरान मत हो, लो आईना देखो। जूनी ने आईने में खुद को देखा और हैरान रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल उसी अफसर जैसी थी। वो मुस्कुराया। तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है। जूनी शर्माया और उस अफसर ने झट कहा लगाया। मेरी माँ कहती थी कि मेरा बाप जोन्स भी इसी तरह हंसा करता था। जूनी ने उसे हंसते देखा तो मसहूर होकर बोला। अफसर हैरानगी से जूनी की तरफ देखने लगा। क्या नाम लिया तुमने? जोन्स? जोन्स वास्टन, जूनी इत्मीनान से बोला। लेकिन उस अफसर का इत्मीनान रुखसत हो गया। जॉन वास्टन तुम्हारा बाप? हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और तुम्हारी माँ, वो भी कुछ अरसा पहले इस दुनिया से चली गई। जूनी अफसुर्दा हो गया। क्या तुम मुझे सारी तफसील बता सकते हो? अफसर के कहने पर जूनी ने तमाम वाकयात जो उसने अपनी माँ से सुने थे बयान कर दिए, और जॉन वासन की अलमनाक मौत भी। न जाने क्यों वो ये अफसर सुनकर बड़ा बेचैन हो गया। क्या आपको यकीन नहीं आ रहा? जूनी ने उसकी हालत देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। मेरा नाम रिकी वासन है और मैं भी जॉन वासन का बेटा हूँ, और इस रिश्ते से हम दोनों भाई लगते हैं। अब हैरान होने की बारी जूनी की थी और उसे सब समझ आ गया। उसकी आंखों में शनासाई की रमक दौड़ी। रिकी ने अपनी बाहें फैलाई और जूनी दौड़कर रुकी से लिपट गया। रिकी अपने वालिद की मौत का बदला उस सरदार से लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उमर रसीदा सरदार की मौत की खबर आ गई। रिकी गोया हुआ। सरदार की मौत के बाद मैं बहुत अफसुर्दा था। सरदार पर जब मेरी नजर पड़ती तो सहम जाता। मुझे हर वक्त डर लगा रहता कि किसी न किसी रोज अंधेरी रात में यह सरदार मुझे भी मौत से हमकिनार करेगा, और इस खौफ की वजह से मैं रात में सो नहीं पाता था। और फिर एक रात सरदार की मौत वाक़ई हो गई। उस रात हेला की सूरत में मेरे कमरे में आई और बोली, रिकी, मैंने तुम्हारा डर खौफ खत्म कर दिया है। मैंने सरदार का जुल्म सितम सहा, लेकिन सरदार से तुम्हें डरना और सहम का रहना देखा नहीं गया, और तुम्हारी खुशी के पेश नजर मैंने सरदार को मौत से हमकिनार कर दिया। अब तुम खुशो खरम अपनी जिंदगी गुजारो मेरे बच्चे। अच्छा, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और मेरी माँ का ख्याल गायब हो गया। चलो, हम किसी का खून अपने जिम्मे लेने से बच गए। रिकी ने हाथ झाड़े। जूनी ने भी मुस्कुराकर उसका साथ दिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को भी डैड के कत्ल का पता चले। सालों पहले जो बात दब गई उसे दबा रहने दो। हाथ भी क्या आएगा सिवाय मजीद दुख के। कुदरती मौत पर सब्र आ जाता है, लेकिन यूं कत्ल कर दिए जाना, और वो भी इतनी अजियत से, तो इस बात का ज्यादा दुख होता है। घर में जिसको भी पता चलेगा उसे नए सिरे से दुख होगा। इसलिए किसी से भी इस बात का जिक्र ना करना। तुम समझ रहे हो ना जूनी? जूनी ने इस बात में सर हिलाया। रिकी ने मुस्कुराते हुए जूनी का हाथ गर्म जोशी से दबाया। बेशक आज से बहुत साल पहले उसने कस्बे में अपना एक खूबसूरत रिश्ता खोया, और आज कुदरत ने उसी सरे जमीन पर उसे भाई की सूरत में एक और खूबसूरत रिश्ता अता कर दिया।